हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हैं और एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लिवरेज एनालिसिस। ये लिवरेज एनालिसिस नाम का जो चैप्टर है ये फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत काम आता है। किस चीज में काम आता है? तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा काम आता है लिवरेज एनालिसिस। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लिवरेज होता क्या है, ये चीज क्या है। तो अगर डेफिनेशन करूं या इसको डिफाइन करूं या कोई मुझे एक्सप्लेन करने के बारे में बोले तो स्टूडेंट कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये है क्या चीज। ओके, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर उसके बाद हम लिवरेजेस के टाइप्स पे जाएंगे जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, उसके तो फॉर्मूलाज ही है ओनली। तो लिवरेज को समझते हैं, ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज को हम समझते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है एक एसेट, ठीक है, ये क्या है, एक एसेट है। मशीन मान लो, कोई प्लांट मान लो, एक एसेट है। और अगर हम इस एसेट्स को अपने बिजनेस के अंदर परचेज कर लेते हैं, ये वाला प्लांट या ये वाला मशीनरी हम अपने बिजनेस के अंदर लगा देते हैं, तो इसके लिए मुझे 1 लाख रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। बट अगर मैं 1 लाख रुपीज खर्च करके इस एसेट्स को परचेज कर लूं और बिजनेस में यूज करूं तो उससे जो है मुझे रिटर्न मिलेगा, यानी कि मुझे प्रॉफिट होगा 10,000 रुपीज का। तो इस हिसाब से हम आराम से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो कितने परसेंट है। रिटर्न ऑन एसेट 1 लाख रुपीज आपने इस एसेट्स में इन्वेस्ट किए और वहां से कमाई हुई आपकी 10,000 रुपए का रिटर्न मिला। तो रिटर्न ऑन एसेट ROA मतलब रिटर्न ऑन एसेट वो कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख। 10,000 की कमाई हो रही है 1 लाख पर, तो ये हो गया भैया आपका 10%। तो रिटर्न ऑन एसेट आपको 10% मिलेगा। बट यहां हम लिवरेज की बात करेंगे तो ये 1 लाख रुपीज में जो आपने एसेट परचेज की है ना, वो कहां से की है, कहां से की मतलब कौन सी दुकान से की है वो नहीं, मतलब उसका सोर्स क्या था, ये 1 लाख रुपीज का फंड आप कहां से लेके आए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज जो है इक्विटी शेयर इशू करके ले लूं, है ना, कोई कंपनी है और उसने इक्विटी शेयर इशू करके ये 1 लाख एग्जाम्पल के लिए लिया है, एक्चुअल में ये करोड़ों में होता है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा छोटा सा अमाउंट लिया है। ठीक, तो इक्विटी शेयर इशू करके अगर मैं पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज रेज कर लूं, ओनली इक्विटी, डेप्ट का मैं यूज अगर नहीं करता हूं, डेप्ट का यूज नहीं करता हूं, अभी बहुत सारी सिचुएशंस लूंगा तो दो चीजें मैं लिख देता हूं। ये फर्स्ट सिचुएशन है हमारी जिसमें पूरा का पूरा 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, डेप्ट का हम यूज नहीं कर रहे हैं, डेप्ट ले रहे हैं हम 0। तो इस केस के अंदर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा, ये तो रिटर्न ऑन एसेट था, ठीक है, ये तो रिटर्न ऑन एसेट था फर्स्ट सिचुएशन के अंदर। सेकंड सिचुएशन में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा, ROE बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखो यहां पर रिटर्न ऑन एसेट तो 10% है, इक्विटी पे कितना रिटर्न मिला भाई, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए ना इस एसेट्स के अंदर, वहां से 10,000 की कमाई हुई, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ 1 लाख पर, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कितना हो गया आपका 10%। अभी तो कहानी बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो रिटर्न ऑन एसेट 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%। अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, या ऐसा कर सकते हैं, या 50,000 का ले लो आप इक्विटी शेयर इशू करके फंड, और ये सिचुएशन चलो मैं इधर लिख देता हूं। फर्स्ट सिचुएशन में डेब्ट कितना था, 0। हम एक और सिचुएशन ले लेते हैं सेकंड, और सेकंड में 50,000 का हम ले लेते हैं डेब्ट, मतलब लोन, डिबेंचर इशू कर दिए या बैंक से लोन ले लिया, है ना, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। तो इस बार ऐसा किया है कि 1 लाख रुपए की जरूरत है आपको एसेट खरीदने के लिए, तो 50,000 रुपए का इक्विटी और 50,000 का क्या हो गया आपका डेब्ट, यानी कि लोन। तो 50 और 50 कितने हो गए, 1 लाख। 1 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए। क्या अभी भी आपको रिटर्न 10,000 का मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने लिया है लोन, और लोन के ऊपर पे करना पड़ता है हमको इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जांपल के लिए इस बार जो है 10,000 की कमाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से
यहाँ पर फर्स्ट में तो हमको 10,000 की कमाई हो गई थी, अब मैं सेकेंड अल्टरनेटिव ले रहा हूँ, 10,000 की कमाई इस एसेट्स पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ, ये सारा डेटा एज ए एग्जांपल है, ओके ठीक। तो अब मुझे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 10,000 की जो कमाई होती थी, अब 2,000 का इंटरेस्ट चला जाएगा, तो अब हमारी कमाई बच जाएगी 8,000 रुपए। तो अब आपका रिटर्न ऑन एसेट्स कितना हो गया? रिटर्न ऑन एसेट ROA या अब तो 8,000, क्योंकि 2,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, क्योंकि इस बार 50,000 का लोन भी लिया है हमने। 8,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया सर 8%। तो रिटर्न ऑन एसेट 8% हो गया, कम हो गया थोड़ा सा। क्यों कम हुआ है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमने लोन ले लिया, उसके ऊपर 2,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा? फर्स्ट सिचुएशन में तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था हमारा? 10%, और रिटर्न ऑन एसेट भी कितना था? 10%। तो दोनों ही 10-10%। यहां पर रिटर्न ऑन एसेट 8% हो गया है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ सर। चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी बता देते हैं आपको, ROE। देखो कितना है, 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर? 1 लाख पे नहीं, पर इक्विटी तो कितनी है? सेकेंड ओनली 50,000 की इक्विटी है, क्योंकि 50,000 का क्या था? डेप्थ था। तो 50,000 की इक्विटी है, 50,000 डिवाइड में जाएगा, और अब आप कैलकुलेट करके देखिए, 8,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 3%। कुछ चीज समझ में आया? अगर आप पूरा का पूरा पैसा इक्विटी का डाल देंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10% आता है, लेकिन कुछ आप लोन लेते हैं और 50-50 कर दिया, और आपने इक्विटी का पैसा ज्यादा नहीं लगाया, लोन का पैसा आपने कुछ लगाया है, जिस वजह से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गया। आया समझ में? ओके, ये लीवरेज होते हैं, इसको लीवरेज बोलते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोन लेकर के इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट वगैरह पे करके बाद में जो अर्निंग होती है वो इक्विटी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने 2,000 पे कर दिया, अब ये 8,000, जितने भी 8,000 रुपए हैं, ये किसके हैं? इक्विटी के हैं। कितना? 16%। इसको लीवरेजिंग बोलते हैं। इसलिए लोग लोन वगैरह लेते हैं अधिकतर बिजनेसेस वगैरह के अंदर, और लोन लेकर के कुछ अपना पैसा डालते हैं, कुछ लोन डालते हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट पे करते हैं, और उसके बाद उनको लीवरेजिंग मिलती है, उनको ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके माइनस पॉइंट बिल्कुल होंगे, बताऊंगा, अभी रुको तो सही। थर्ड नंबर हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। चलिए यहीं पर ऊपर सिचुएशन है कि हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर पर एक और सिचुएशन ले लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि पर जो है ना, इक्विटी का ओनली 20,000 रुपए डाल देते हैं, 20,000 इक्विटी के, और जरूरत है पूरी 1 लाख रुपए की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 80,000 का ले लेते हैं लोन। 1 लाख रुपए हो गए, 80,000 का लोन ले लिया, और 20,000 का इक्विटी का पैसा डाल दिया, तो 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, और 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में उसके ऊपर जो रिटर्न मिला हमको, वो थर्ड नंबर में यहाँ ले लेता हूँ। पहले तो 10,000 की कमाई हो गई थी एसेट पर, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना नहीं था। सेकंड सिचुएशन में 2,000 का इंटरेस्ट पे किया 50,000 के ऊपर, तो हमारा 8,000 की कमाई हो गई। अभी हमें इंटरेस्ट पे करना है 80,000 के ऊपर, क्योंकि 20,000 इक्विटी लगा रहे हैं। तो 80,000 के ऊपर जब आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये मैं ऐसे ही कुछ डेटा आपके लिए ले लेता हूँ। एक्चुअल में आपको रेट तो बताया ही नहीं है मैंने, है ना, कि इंटरेस्ट की रेट वगैरह क्या है क्या नहीं, वो मैंने आपको नहीं बताया है ना। ओके जी, तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट जाएगा वो 3,200 हो जाएगा, और आपका जो आफ्टर इंटरेस्ट अर्निंग बचेगी वो बचेगी 6,800। आफ्टर इंटरेस्ट अर्निंग कितनी बच गई? 6,800 रुपए थर्ड केस में, क्योंकि लोन का अमाउंट ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया। कमाई तो 10 ही थी, यहाँ 2 का इंटरेस्ट पे किया, या इंटरेस्ट और ज्यादा पे कर दिया, लोन ज्यादा है ना, तो आपका 6,800 रुपए बच गया। तो रिटर्न ऑन एसेट कितना हो गया? तो रिटर्न ऑन एसेट हो गया आपका ROA 6,800, और एसेट कितने की है? 1 लाख की, इंटू 100, तो 6.8%। ये हो गया आपका रिटर्न ऑन एसेट। बट रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा थर्ड नंबर पे? भाई अब इंटरेस्ट वगैरह पे कर चुके हैं, अब जो ये प्रॉफिट है वो किसका है? इक्विटी होल्डर का है। तो 6,800, और इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया? 20,000। तो 20,000 के ऊपर उनको 6,800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1,800 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, 34% रिटर्न मिल रहा है।
तो जैसे जैसे इक्विटी कम लगा रहे हैं और लोन का पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, वैसे वैसे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। कोई बोलते हैं लिवरेजिंग। तो लिवरेज को ऐसे समझा जाता है, ये चीज़ लिवरेज है अगर कॉन्सेप्ट समझ। अब इसका इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, आपने सुना होगा सिंपल सा रूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। क्या इस तरीके से बोल सकते हैं, हाई रिटर्न पे हाई रिस्क होता है, लो रिटर्न पे लो रिस्क होता है। तो यहाँ पर हाई रिटर्न है तो रिस्क भी तो हाई होगा, बिल्कुल होगा। कैसे? यहां प्रॉफिट दे रही है, हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, ये एसेट जो है प्रॉफिट कमा के दे रही है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और अगर किसी साल ऐसा हो गया कि इस एसेट्स के ऊपर हमें प्रॉफिट ना हो के, रिटर्न ना मिलके अगर लॉस हो गया, मान लेते किसी साल ऐसा हो गया कि 10-20 हजार रुपए का लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए 20,000 का लॉस हो, तो वो 20,000 का जो लॉस हुआ है, वो सबसे पहले, ये थर्ड सिचुएशन को अगर मैं लूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको रिटर्न यही मिल रहा ना 34% का इक्विटी पर, तो ये 20,000 रुपए आपके वाइप आउट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, लॉस यहां से, लॉस यहां से रिकवर हो जाए। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को और पैसा लगाना पड़ेगा इक्विटी को। अगर पैसा नहीं लेके आए ओनर, तो फिर क्या होगा, ये जो 80,000 का लोन लिया है हमने जिस बैंक से या जिस लेंडर से, वो उसके पास में हमने ये एसेट गिरवी रखी होगी, है ना, एज ए कोलेटरल, तो वो पूरा का पूरा बैंक का या उस इंस्टीट्यूशन का जिससे हमने लोन लिया है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इस एसेट्स पे हो जाएगा और इक्विटी बाहर हो जाएगा। आया समझ में? और वाइंडिंग अप हो सकता है, आया? तो ये होता है हाई रिस्क। तो हाई रिटर्न तो हाई रिस्क, लेकिन आप अगर फर्स्ट सिचुएशन में देखो तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा, भले रिटर्न 10% मिल रहा है, लॉस भी हो गया ना, तो वो लॉस भी हमारा ही है, किसी और को कुछ भी हमने पैसा उधार नहीं लिया है, तो हम उसको बियर कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? 20,000 का लॉस हुआ है तो भी 80,000 इक्विटी बचा रहेगा। तो बिजनेस में कोई किसी प्रकार का किसी और का कंट्रोल नहीं हो। लेकिन अगर आप 50-50 करते हैं तो भी चलो चल जाएगा, तो भी रिस्क थोड़ा कम होगा। सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ कम होगा, जहां पूरा पूरा इक्विटी का पैसा लगा हुआ, उसके बाद रिस्क बढ़ जाएगा, उसके बाद और रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी बढ़ जाएगा। तो रिटर्न ज्यादा लेने के चक्कर में, है ना, इस तरीके से गेम खेला जाता है, इसी को बोला जाता है ये चीज। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, थम्स अप जरूर। ओके, ठीक है। सो अब हम करते हैं भाई, लिवरेज जो होते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, 3 टाइप के लिवरेज होते हैं। लिवरेज एनालिसिस हम करेंगे, 3 टाइप्स के हमारे लिवरेज एनालिसिस के अंदर। कौन कौन से लिवरेज होते हैं? एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसको हम ओएल बोलते हैं शॉर्ट में। एक होता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको शॉर्ट में हम एफएल बोलते हैं। और एक होता है हमारा कंबाइंड लिवरेज, जिसको में सीएल बोलते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंस लिवरेज और कंबाइंड। लेकिन इन तीनों लिवरेजेस के फॉर्मूलाज मैंने लिख रखे हैं, अगर आपको अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको एक स्टेटमेंट आना चाहिए। सर कौन सा स्टेटमेंट? मैं यहां पर आपको बनाता हूं। ये स्टेटमेंट अगर आपको बनाना आता है तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा इन फॉर्मूलाज को याद करना और पुटअप करना। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स। ठीक है, या आपकी रेवेन्यू कितनी है, सेल्स कितनी है ना। और मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी रेवेन्यू जो है वह 1 लाख रुपए। ठीक है, उसमें से लेस करते हैं सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है। प्रोडक्शन के साथ अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाए तो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये टॉपिक है। तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ है 50,000, कम मान लेता हूँ 40,000, तो हमारा 60,000 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट जब हम सेल्स में से लेस करते हैं तो पीछे क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन। उसमें से हमें लेस करना होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन बढ़ने पर और कम होने पर या बंद होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको खर्चा पे करना ही पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 20,000। तो उसके बाद जो हमारे पास में आता है, ये आता है EBIT, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बहुत देखा होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने स्टेटमेंट बनाया था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, EBIT क्या। उससे पहले की 2 चीजें नहीं बताई थी, वो इस स्टेटमेंट में मैंने ऐड कर दिए। अब आगे वही होगा जो हम प्रीवियस लेक्चर में करते हुए आ रहे हैं।
फाइनेंशियल डिसीजंस के बहुत सारे एनालिसिस किए, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस वगैरह, तो वो सेम चीज यहाँ रहेगी। ओके, तो यहाँ हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 40 था। अब इसमें से सबसे पहले लेस होगा इंटरेस्ट। अगर आपने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट जरूर होगा, तो इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे मान लेता हूँ 5000, तो आ जाएगा आपका ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट लेस कर दिया ना, तो हो गया आपका 35,000। मैं अपने अनुमान से कुछ डेटा ले रहा हूं, ठीक है, तो लेस यहां पर हम मान लेते हैं टैक्स कर लेते हैं, टैक्स है आपका 20% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बाकी कई बार 30% तक होता है, तो 35% मान लो ना, बढ़िया रहेगा। तो 35,000 का 35% करेंगे तो 12,250 रुपए का आपका हो गया टैक्स। तो आपके पास में बच गया यहां पर ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, 22,750 आया। इसमें से हम क्या करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो प्रेफरेंस शेयर को हम देते हैं डिविडेंड, ठीक है। मान लेते हैं उनको डिविडेंड दिया है हमने 5750, ताकि राउंड फिगर आ जाए हमारा, तो 22,750 माइनस 5750, 17,000 रुपए का हो गया आपको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो क्या बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर ईएसएच या इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का डिवाइड करते हैं, इक्विटी शेयर्स का मान लेते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स जो है वो है 1000, तो जैसे ही हम 1000 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ईपीएस अर्निंग पर शेयर 17 रुपए पर शेयर। आया समझ में? तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको पूरा अगर याद है तो आपको फॉर्मूलाज थोड़े अच्छे से याद होंगे, और इसके अलावा क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम फाइनली बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूलाज की तरफ। फॉर्मूला में मैंने बताया था आपको फाइनेंशियल लिवरेज एनालिसिस के अंदर 3 तरह के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। सबसे फर्स्ट आ रहा है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, तो शॉर्ट में मैंने क्या बोला था, हम क्या बोल सकते हैं, OL। ये क्या है, ये हमें रिलेशन बताता है किसके बीच में सेल्स एंड ईबीआईटी। तो रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी, सेल्स और ईबीआईटी का जो रिलेशन है वो हम ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर देखते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हम तब फॉर्मूला लगाएंगे अगर हमें डेटा जो है 2 साल का दे रखा होगा, तब हम सेल्स में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। जो परसेंटेज चेंज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये 1 ईयर है, इसके पास में एक और कॉलम बन जाएगा सेकंड ईयर का, तो 2 साल का डेटा होगा, उस बेसिस पर हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपके पास 2 साल का डेटा नहीं है तो आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करेंगे तो भी आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज निकल के आ जाएगा। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा उतनी ज्यादा रिस्क होती है, जितना कम ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा उतना ज्यादा रिस्क कम होता है। तो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हाई रिस्क, लो ऑपरेटिंग लिवरेज लो रिस्क, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फिर हमारा फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको हम शॉर्ट में FL भी बोलते हैं। इसमें जो रिलेशन बताया जाता है वो ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में बनाया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर, सबसे लास्ट वाला, उनके बीच का रिलेशन है। इसका फॉर्मूला अगर 2 साल का डेटा है तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस फिर अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ऊपर ये लिखना है, ये लिखना है। ओके, अगर आपको 2 साल का डेटा नहीं दे रखा है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कर दो। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, ओके, और ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज निकल के आ जाएगा। हाई फाइनेंशियल लिवरेज मतलब हाई रिस्क, लो फाइनेंशियल लिवरेज मतलब लो। लास्ट आता है हमारा कंबाइंड लिवरेज, जिसको हम CL भी बोलते हैं। CL निकालने का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है, आप ऑपरेटिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दो फाइनेंशियल लिवरेज से, कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला लगा सकते हो, रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस इसमें दिखाया जाता है। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर ये चेंज नहीं दे रखा है तो आप कंट्रीब्यूशन में ईबीटी का डिवाइड कर दो तो भी आपके पास में कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। हाई कंबाइंड लिवरेज मतलब हाई रिस्क, लो कंबाइंड लिवरेज मतलब। ये फॉर्मूलाज याद कर लेना, न्यूमेरिकल जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।